वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार आज कक्षा 12 के लिए चैप्टर 3 भौतिक रसायन लेकर आया हूं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चैप्टर 3 में देखिए, चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन क्या है? वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तंत्रों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। वैद्युत रसायन सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों ही विचारों से अत्यधिक उपयोगी होता है। तो ये है वैद्युत रसायन की परिभाषा, जो चैप्टर का नाम भी है। अब इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, मतलब जो धातु लिया गया, धातु छड़ ली गई है, उसी धातु का लवण हो। जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है। पोटेशियम मान लीजिए धातु है, सोडियम धातु है, तो उसी के लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन लिया जाता है। तो वही है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेलों में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक एनोड होता है जिस पर धनावेश होता है, दूसरा कैथोड होता है जिस पर ऋणावेश होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई सेल है, इस सेल में यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम। इलेक्ट्रोड को किसी स्रोत से जोड़ दिया गया है और इस इलेक्ट्रोड को यहाँ कोई विद्युत अपघट्य है, विलयन, या किसी धातु का लवण का विलयन है, इसमें डुबाया जाता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव हम कैथोड बोलते हैं। और इसके अंदर ये लवण का जलीय विलयन है, मान लीजिए जिंक सल्फेट है या सोडियम क्लोराइड है। तो जब धारा प्रदान की जाती है तो ये जिंक आयन और सल्फेट आयन टूट जाता है, तो जिंक आयन यहाँ कैथोड पर जाता है और सल्फेट आयन यहाँ एनोड पर जाता है। तो यहाँ जो विलयन है इसमें यहाँ उल्टा होता है, यानी इस पर जो है इसका विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। तो वही है कि इलेक्ट्रोड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एनोड पर धनावेश होता है और कैथोड पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, धातु आयन इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में किसी धातु की छड़ उसी धातु के आयनों से युक्त विलयन में डूबी रहती है। उदाहरण के लिए जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में अथवा कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाना, जैसे
इसका उदाहरण है डैनियल सेल। डैनियल सेल में धातु और धातु आयन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में किसी अभिक्रियाशील धातु जैसे प्लेटिनम की उपस्थिति में गैसीय तत्व और उसके आयनों से युक्त विलयन के मध्य साम्यावस्था होती है। गैसीय इलेक्ट्रोड के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला उदाहरण है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है? किसी अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाती है। इस स्थिति में साम्यावस्था को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो अम्ल का हाइड्रोजन धन आयन जो कि जलीय विलयन में होता है, एक इलेक्ट्रॉन का अपचयन होता है यानी ग्रहण करता है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के सापेक्ष उत्क्रमणीय होता है, यानी इसमें जो है यहाँ पर उत्क्रमणीय प्रक्रिया या क्रिया होती है। दूसरा क्लोरीन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस को दिए गए दाब पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है। इस स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। यानी क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसे क्लोराइड आयन यानी कि जलीय विलयन, जो जलीय विलयन होता है उसमें क्लोराइड आयन उत्पन्न करता है। यानी गैस जो होती है वो अपचयित होकर के क्लोराइड आयन बनाती है। तीसरा है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन गैस को दिए गए दाब पर OH आयन युक्त विलयन में प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। ऑक्सीजन गैस तो जल में प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये हाइड्रॉक्सिल आयन में परिवर्तित हो जाता है जो कि इसका जलीय विलयन होता है। उसके बाद चौथा है धातु अविलेय धातु लवण इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों में धातु तथा उसी धातु का अल्प विलेय लवण समान दृढ़ आयन युक्त विलेय लवण के विलयन में डूबे रहते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों का एक सामान्य उदाहरण सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। यानी कि सिल्वर धातु की छड़ होती है और सिल्वर क्लोराइड उसका विलयन होता है, जिसमें सिल्वर के तार पर सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ी रहती है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो अभिक्रिया को व्यक्त करेंगे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो कि ठोस अवस्था में होता है, इलेक्ट्रॉन का अपचयन होता है यानी ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात यह सिल्वर ठोस अवस्था में और क्लोराइड आयन के जलीय विलयन में टूट जाता है। यह इलेक्ट्रोड क्लोराइड आयन के सापेक्ष उत्क्रमणीय होता है। नंबर 4 है ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड पद को उन इलेक्ट्रोडों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनमें दो भिन्न संयोजी अवस्थाओं में एक ही पदार्थ के आयनों की उपस्थिति से विभव उत्पन्न किया जाता है। जैसे जब प्लेटिनम के एक तार को फेरिक आयन तथा फेरस आयन आयनों से युक्त किसी विलयन में डुबोया जाता है, तब यह प्रेक्षित किया जाता है कि तार पर विभव उत्पन्न हो जाता है।
इस स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फेरिक आयन का जलीय विलयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यह फेरस आयन जलीय फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर ऋण या धनावेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इससे धातु की छड़ पर धन अथवा ऋण विभव उत्पन्न हो जाता है और विलयन पर इसके विपरीत विद्युत विभव उत्पन्न होता है। यानी कि अगर धातु पर धनावेश है तो विलयन पर ऋणावेश होगा, अगर धातु पर ऋणावेश है तो विलयन पर धनावेश होगा। तो इसे दिया गया है, इससे धातु की छड़ पर धन अथवा ऋण विद्युत विभव उत्पन्न होता है और विलयन पर इसके विपरीत विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। अतः धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव तथा धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड या उस पर होने वाली अर्धअभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की प्रकृति, यानी कि चालक की प्रकृति कैसी है। जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करता है। धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर, यहाँ सांद्रता 2 बार हो गया, सांद्रता बढ़ाने पर आयन घट जाता है, फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। तीसरा कारक है तापक्रम। इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है, जो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण बढ़ता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव के उत्पत्ति की व्याख्या। जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक नैनसाइट 1889 के अनुसार जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये आवेश उत्पन्न होना निम्नलिखित 2 तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला है, जब धातु की छड़ में धन आयन विलयन में चले जाते हैं, यानी जब धातु की छड़ से धन आयन विलयन में चले जाते हैं तो धातु की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। धातु के इस प्रवृत्ति को धातु का वैद्युत अपघटनी विलयन दाब कहते हैं। यदि यम धातु का परमाणु तथा यम आयन धातु का धन आयन हो तो यम इक्वल टू यम धन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन। यम क्या है यहाँ पर, धातु की छड़ में उपस्थित धातु का परमाणु। यम धनायन धातु के धनायन जो विलयन में जाते हैं
यानी वे इलेक्ट्रॉन जो धातु की छड़ पर रहते हैं। अतः धातु की छड़ पर ऋणावेश के कारण ऋणात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है और विलयन पर धनात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। और नंबर 2, जब धातु के धनायन विलयन को छोड़कर परमाणुओं के रूप में धातु की छड़ पर जमा हो जाते हैं तो धातु की छड़ धनावेशित हो जाती है। विलयन की इस प्रवृत्ति को उसका प्रासरण दाब कहते हैं। यदि यम धातु का परमाणु तथा यम आयन धातु का धनायन हो तो यम धनायन, तो इसी अपक्रिया को हम उल्टा कर देंगे। यम धनायन प्लस एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू यम। यम धनायन धातु के धनायन से विलयन में उपस्थित धनायन यानी धातु की छड़ से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, और यम धातु की छड़ पर उपस्थित धातु का परमाणु। धातु को धातु लवण के विलयन में रखने पर उपर्युक्त दोनों अभिक्रियाएं कुछ समय पश्चात साम्यावस्था में आ जाती हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यम इक्वल टू यम एन प्लस प्लस यानी इलेक्ट्रॉन। जो दोनों अभिक्रियाएं यहाँ हो रही थी दोनों एक साम्यावस्था में होती हैं। धातु से धातु धनायन बनता है और धातु धनायन से धातु बनता है। साम्यावस्था पर दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है तथा धातु की छड़ पर धनावेश के कारण धनात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है और विलयन पर वैद्युत ऋणात्मक आवेश के कारण ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है। उपर्युक्त दोनों दाब यानी कि वैद्युत दाब घटनी विलयन दाब और प्रासरण दाब प्रत्येक सेल में होते हैं। जिस अर्ध सेल में विलयन का प्रासरण दाब धातु के वैद्युत दाब घटनी विलयन दाब से अधिक होता है उस अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड पर धनावेश या धनात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। जबकि अर्ध सेल में विलयन का प्रासरण दाब धातु के वैद्युत अपघटन विलयन दाब से कम होने पर उसके इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश या ऋणात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रोड पर आकसीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जब जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तब साम्यावस्था पर जिंक धातु की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। तो यहाँ चित्र दिखाया गया है तथा इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए धनावेशित जिंक आयनों की एक परत ऋणावेशित जिंक छड़ के चारों ओर आ जाती है। इस प्रकार धातु तथा विलयन के संपर्क पृष्ठ पर एक वैद्युतीय द्विपरत उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर साम्य की स्थिति में कॉपर की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा इस धनावेश को उदासीन करने के लिए कॉपर धातु की छड़ के चारों ओर ऋणावेशित सल्फेट आयनों की एक परत उत्पन्न हो जाती है। यहाँ चित्र दिखाया गया है, ये जिंक सल्फेट का विलयन है और जिंक सल्फेट में जिंक धनायन की
सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, यानी 1 मोलर है। और इस जिंक सल्फेट के विलयन में यहाँ जिंक धातु की छड़ डुबोई गई है। इस धातु की छड़ पर यहाँ पर इसके इधर चारों ओर जिंक धनायन है और जिंक छड़ पर यहाँ पर ऋण आयन है। और इसी प्रकार से दूसरा चित्र है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ डुबोई गई है। कॉपर सल्फेट के विलयन की सांद्रता यहाँ पर 1 मोलर है। इस कॉपर धातु की छड़ के चारों ओर ऋणावेश है, जिसके कारण से जो कॉपर की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप या 258 केल्विन ताप लिया जाता है। यानी इस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसे धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उसमें जो विभव उत्पन्न होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। यानी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में, माने एक मानक मान करके विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस या 258 केल्विन पर डुबाया जाता है, तो इस अवस्था पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर यानी विभवांतर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से व्यक्त करते हैं। E0 नहीं बल्कि इसको EO पढ़ेंगे, EO से व्यक्त करते हैं। EO तथा E इलेक्ट्रोड विभव में परस्पर संबंध नैनसर्ट समीकरण की सहायता से व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रियाओं के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E(m/m(n) प्लस से व्यक्त करते हैं। रिएक्शन है m सॉलिड इक्वल टू m धनायन जलीय विलयन में प्लस n इलेक्ट्रॉन। और दूसरा है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको E(mn धनायन)/m से व्यक्त करते हैं। रिएक्शन लिखेंगे जलीय विलयन में m धनायन प्लस n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू m सॉलिड ठोस अवस्था में। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव के चिन्ह परिपाटी। किसी इलेक्ट्रोड के लिए उसके ठोस परावस्था तथा वैद्युत अपघट्य दोनों परस्पर साम्यावस्था में रहते हैं। इस प्रकार किसी विलयन के घटक m सॉलिड तथा उसमें विद्यमान आयनों Mn प्लस जलीय विलयन में के बीच साम्य निम्नलिखित प्रकार निरूपित किया जा सकता है। m सॉलिड इक्वल टू साम्यावस्था में है यानी उत्क्रमणीय क्रिया, Mn प्लस जलीय विलयन में प्लस n इलेक्ट्रॉन। अगर अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया तथा प्रतीप अपक्रिया अपचयन अपक्रिया है। इस प्रकार सभी इलेक्ट्रोड निकाय रेडॉक्स निकाय हैं
किसी इलेक्ट्रोड की प्रकृति, तो चाहे एनोड हो या कैथोड हो, उसकी सतह पर होने वाली अपक्रिया के प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अर्थात ऑक्सीकरण होने पर यह एनोड तथा अपचयन होने पर यह कैथोड होता है। इस प्रकार यदि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर कोई इलेक्ट्रोड स्वतः अपचयन अपक्रिया करता है तो उस इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का मान धनात्मक निर्दिष्ट किया जाता है, जबकि उस इलेक्ट्रोड हेतु ऑक्सीकरण विभव का मान ऋणात्मक निर्दिष्ट होगा, जो कि समान होता है। नंबर 2, उपर्युक्त तर्क के आधार पर यदि कोई इलेक्ट्रोड जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर स्वतः ऑक्सीकरण अपक्रिया करता है तो इसके लिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक तथा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक निर्दिष्ट करते हैं। अतः उपर्युक्त नियमों के आधार पर जिन इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अर्ध अपक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान अधिक होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होने की प्रवृत्ति अधिक होती है तथा जिन इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन अपक्रिया होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उपर्युक्त व्याख्या से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला है कि यदि मानक इलेक्ट्रोड विभवों का निर्धारण ऑक्सीकरण अपक्रिया के आधार पर किया गया है तो उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसके अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान जितना अधिक होगा वह उतना ही उच्च माना जाता है, जबकि ऋणात्मक मान जितना अधिक होगा वह उतना ही निम्न माना जाता है। जैसे जिंक, जो कि ठोस अवस्था में होता है, जब इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो जलीय विलयन में जिंक आयन देता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इसका इलेक्ट्रोड विभव, जो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव है, होगा +0.76 वोल्ट। इसी प्रकार से कापर का ऑक्सीकरण होता है और जलीय विलयन में कापर आयन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, यानी ऑक्सीकरण क्रिया होती है। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव -0.34 वोल्ट होगा। नंबर 2, यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण अपचयन अपक्रिया के आधार पर किया जाता है तो उसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसके अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान जितना अधिक होगा वह उतना उच्च माना जाता है, जबकि धनात्मक मान जितना अधिकतम होगा वह उतना ही निम्न माना जाता है। जैसे जलीय विलयन में जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन का अपचयन होता है, ये बनता है जिंक धातु। इसका मानक अपचयन विभव हो जाएगा -0.76 वोल्ट। इसी प्रकार से जलीय विलयन में कापर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इसका अपचयन होता है और ये कापर ठोस यानी कापर धातु बनाता है। इसका मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट होगा। अतः उपर्युक्त में जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव कापर के अपचयन विभव
से अधिक होगा। इस सिद्धांत के आधार पर गैल्वेनिक सेलों में इलेक्ट्रोडों का चयन किया जाता है। उच्च इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है तथा निम्न इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। इस पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। अतः यदि सेल में कॉपर व जिंक इलेक्ट्रोड हैं तो कॉपर द्वारा अपचयन तथा जिंक द्वारा ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी। अतः जिंक एनोड तथा कॉपर कैथोड का कार्य करेगा। देखिए यहाँ पर नल इलेक्ट्रोड क्या है। नल इलेक्ट्रोड यानी कि यदि वैद्युत अपघटनीय दाब तथा परासरण दाब समान हो तो इस अवस्था में आयन किसी भी दिशा में गति नहीं कर सकते हैं। अतः धातु और विलयन की सतहों के बीच कोई विद्युत द्विसतह न बनने के कारण विभवांतर स्थापित नहीं होता है। ऐसा इलेक्ट्रोड नल इलेक्ट्रोड कहलाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस आज यहीं तक। कल इसके आगे और टॉपिक और वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।